Welcome all to today's class. I am Dr. Niti Rathod and this video is brought to you by chempandit.com. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2। क्या आप जानते हैं लेमन, ऑरेंज, टमाटर ये सब खट्टे क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कर्ड खट्टा क्यों है? इसमें क्या चीज़ है जो इसे खट्टा बनाती है? इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है वॉशिंग सोडा जो घर पर हम यूज़ करते हैं, सर्फ, डिटर्जेंट, ये कैसे क्लॉथ को क्लीन कर देता है? ऐसा इसमें क्या होता है? बेकिंग सोडा जो हम घर में यूज़ करते हैं, विनेगर जो हम घर में यूज़ करते हैं, ये एग्जैक्टली क्या है? क्या ये कोई केमिकल है? हाँ, जो विनेगर हम यूज़ करते हैं वो एसिड है। लेमन, नींबू, ऑरेंज, दही यानी कर्ड, ये सब खट्टे हैं क्योंकि इनमें एसिड्स हैं। अलग अलग तरह के एसिड्स इनमें पाए जाते हैं। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में बेसेस होते हैं। बेकिंग पाउडर भी एक बेस है, वॉशिंग सोडा भी एक बेस है। तो हम ये देखते हैं कि एसिड्स, बेसिस और इनके सॉल्ट्स हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं और हमारे घरों में यूज़ होते हैं और हम इनसे अक्सर कांटेक्ट में आते हैं। इसके अलावा बहुत से एसिड्स, बेसिस इंडस्ट्री में अलग अलग मटेरियल के सिंथेसिस में भी यूज़ करते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन करने की कोशिश बहुत बहुत पुरानी है। बहुत ही शुरू में ग्रीक्स ने ये कहा कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि सार हैं इन टेस्ट। उन्होंने कहा कि सभी सब्सटेंसेस जो टेस्ट में सार हैं उनको एसिड कहेंगे। फिर बाद में लवोइजर आए 1700s में, उन्होंने कुछ अलग कहा। उन्होंने कहा कि जिसके भी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एटम है वो एसिड होंगे। इसी तरह से एसिड्स और बेसिस को लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज जो है वो रखी गई और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी जो इसमें थी वो है आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स वो कंपाउंड्स या आयंस हैं जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर H आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, तो वो सभी सब्सटेंसेस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो H आयंस प्रोड्यूस करेंगे उन्हें एसिड कहा जाएगा। एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इन्होंने कहा कि बेसिस वो सभी सब्सटेंसेस हैं जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर ये डिसोसिएट हो जाएंगे OH आयंस देने के लिए। ठीक, इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया जो कि बहुत ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने कहा कि एसिड्स क्या हैं? हाइड्रोजन आयन डोनर्स हैं, यानी वो सभी कंपाउंड्स या ग्रुप ऑफ आयंस जो H आयंस डोनेट करेंगे उन्हें एसिड्स कहेंगे। और बेसिस क्या होंगे? जो इस H आयन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ब्रोंस्टेड और लॉरी ने कहा कि वो सभी कंपाउंड्स या ग्रुप ऑफ आयंस को बेसिस कहा जाएगा जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ये रिएक्शन लेते हैं HCl प्लस अमोनिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि HCl ने अपना H आयन डोनेट कर दिया है अमोनिया को। ठीक, क्योंकि इसे डोनेट किया है तो यहाँ पर HCl एसिड है और अमोनिया ने H आयन एक्सेप्ट करके ये NH4 पॉजिटिव बनाया है। ठीक, तो ये क्या है? ये एक बेस है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से HCl इज ब्रोंस्टेड एसिड एंड अमोनिया इज ब्रोंस्टेड बेस। प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया है एसिड की वजह से। इसके अलावा एसिड्स वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, जैसा कि हमने आर्हीनियस थ्योरी में पढ़ा है, और इसी वजह से ऐसे एसिड्स को आर्हीनियस एसिड्स कहते हैं। इसके अलावा एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। बेस्ट एग्जाम्पल हम देखें, सबसे कॉमन एग्जाम्पल एसिड्स का है लेमन। लेमन का टेस्ट सार होता है, खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा और कई फ्रूट्स एंड कर्ड
भी सार होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। क्या आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए हार्मफुल क्यों है? कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को जब पैक किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक पर्टिकुलर प्रेशर पे प्रेशराइज करके बॉटल्स को क्लोज किया जाता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हैं तो ये जो फिज साउंड आता है ये उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और बनाती है कार्बोनिक एसिड। तो इसमें जो टेस्ट होता है, जो टार्टनेस होती है कोल्ड ड्रिंक में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड। लेकिन कभी कभी कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड किया जाता है। कार्बोनिक एसिड तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड जो है ये काफ़ी हार्मफुल है फॉर हेल्थ। चलिए देखते हैं एसिड्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अलग अलग बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड्स दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक्स इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि यह प्लांट्स या एनिमल ओरिजिन के होते हैं। मोस्टली ये इनमें नेचुरली पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड जो कि टोमेटो, लेमन, ऑरेंज में मिलता है। दूसरा है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड मिल्क एंड कर्ड में मिलता है। इसके अलावा है टार्टरिक एसिड जो कि इमली में, टैमरिंड में पाया जाता है। सेकेंड टाइप है मिनरल एसिड्स जो कि मिनरल ओरिजिन के हैं, यानी ये मिनरल से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड। ये सभी एसिड्स लेबोरेटरी में मिलते हैं और इन्हें हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, इस बेसिस पे एसिड्स को बोलेंगे डाइल्यूट। डाइल्यूट हमें नाम से समझ में आ रहा है, जिस भी सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो जब ज़्यादा होता है क्वांटिटी में या कॉन्सेंट्रेशन में, तो हम ऐसे सोल्यूशन को डाइल्यूट कहते हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा कि जब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन उसके एक कुछ सोल्यूशन में यानी पानी में डिजॉल्व करने पर, उसके एक कुछ सोल्यूशन में जब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, लेस होता है, तो इसे डाइल्यूट एसिड कहेंगे। और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, तो ये कहलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर वेरी डेंजरस। इनमें बहुत सारे फ्यूम्स होते हैं। इनके फ्यूम्स अगर आप इनहेल कर लो या अगर ये बाय मिस्टेक आपके ऊपर गिर जाते हैं बॉडी पार्ट्स पे, तो दे कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। अब डाइल्यूट एसिड्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स का एग्जाम्पल, कोई भी एसिड को अगर आप लेस कॉन्सेंट्रेशन में बनाएंगे, डाइल्यूट में बनाएंगे, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। और अगर उसे कॉन्सेंट्रेटेड रखते हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बनाते हैं, तो इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। स्ट्रेंथ की बेसिस पर एसिड्स को कैटेगराइज करें तो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो हैं जो पूरी तरीके से अपने आयन में टूट जाते हैं जब इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल HCl एंड H2SO4, ये इसका रिएक्शन है। HCl को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से अपने आयंस, H आयंस एंड क्लोराइड आयंस में ब्रेक हो जाता है। वीक एसिड्स वो होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं वाटर में। इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसिडिक एसिड ब्रेक हुआ है अपने आयंस में, और यहाँ जो हमने बीच में एरो लगाया हुआ है, इस एरो का मतलब ये है कि इस सोल्यूशन में एसिटिक एसिड भी रहेगा जो डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, और जो आयंस हैं वो भी यहाँ रहेंगे, यानी दोनों तरफ की रिएक्शंस जो हैं वो बराबर हैं। कुछ जो आयंस जो टूट गए हैं वो वापस जुड़ के एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बना लेंगे। चलिए कुछ कॉमन एसिड्स डिस्कस करते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। जैसे कि नंबर 1 एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मिलता है विनेगर में। बेसिकली विनेगर एसिटिक एसिड का बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म है, और हम जानते हैं कि किचन में यूज होता है कुकिंग पर्पस के लिए, खास तौर पे चाइनीज फूड में इसको ऐड करते हैं। सेकेंड है सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, ऑरेंज, लेमन एंड टोमेटो।
लैक्टिक एसिड जो कि मिल्क में मिलता है, कर्ड में मिलता है। फिर है एस्कॉर्बिक एसिड, इसे विटामिन सी भी कहते हैं, ये भी मिलता है फ्रेश कटे हुए सिट्रस फ्रूट्स में, कुछ सब्जियों में जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी और पत्ता गोभी। इसके अलावा कुछ और भी फ्रूट्स एंड जूसेस में ये पाया जाता है। फिर है आपका कार्बोनिक एसिड जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिजॉल्व रहता है और सोडा वाटर में। अब ये सॉफ्ट ड्रिंक में कहाँ से आया? ध्यान रखिए कि सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को जब पैक करते हैं, मतलब इसका जो ढक्कन है जब उसको बंद किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर से इसमें डाला जाता है और फिर उसको पैक करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बहुत जल्दी से डिजॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बना लेता है, और जब भी हम ये बॉटल ओपन करते हैं तो जो साउंड आता है ना फिज का, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही साउंड होता है। अब सवाल यह है कि कार्बोनिक एसिड के होने से कोई नुकसान वाली बात नहीं है। कार्बोनिक एसिड से ही जो एक कोल्ड ड्रिंक का जो अलग सा टेस्ट होता है, जो झार इसमें होती है, वो इसी वजह से होती है। लेकिन क्या होता है, कई बार इसका टेस्ट को और टैंगी बनाने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं फॉस्फोरिक एसिड, और उससे ये काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है फॉर हेल्थ, और इसीलिए कहा जाता है कि सॉफ्ट ड्रिंक को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो कार बैटरीज में मिलता है और कुछ ड्रेन क्लीनर्स में मिलता है। जब जो ड्रेनेज पाइप्स होते हैं जब ये क्लॉग हो जाते हैं तो इसमें ऐसे कंपाउंड्स डालते हैं जिनमें मोस्टली एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे ये क्लीन हो जाता है। लास्ट है आपका नाइट्रिक एसिड जो कि फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव्स में मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और एसिड्स हैं जो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मिलते हैं, और बहुत सारे एसिड्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट थिंग्स। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेसिस एसिड से बहुत डिफरेंट होते हैं। जहाँ एसिड हमने देखा सार होते हैं, वहीं बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में, एक अलग सा तीखापन इसमें होता है, और सोपी होते हैं टू टच, यानी चिकनाई होती है इनमें, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न करते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि रेड लिटमस पेपर डिप किया गया है बेसिक सोल्यूशन में और ये ब्लू हो गया है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर इसी रेड लिटमस पेपर को आप एसिड सोल्यूशन में डिप करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस की है कि ये वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हमने आर्हीनियस थ्योरी में पढ़ा था। चलिए कुछ कॉमन बेसिस देखते हैं जो हमारी डेली लाइफ में मिलते हैं। नंबर 1 इज बेकिंग सोडा। केमिकली ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये ब्रेड्स और केक्स में ऐड करते हैं उन्हें बहुत ही फ्लफी बनाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए। फिर है आपका बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट कहते हैं केमिकली, ये एक डिसइंफेक्टेंट है और एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। फिर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एंटासिड्स में मिलता है। एंटासिड्स वो हैं जो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए या एसिडिटी से राहत पाने के लिए जो हम बेसिस लेते हैं, जो हम एंटासिड्स लेते हैं वो असल में बेसिस होते हैं, तो वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके पेट दर्द से और एसिडिटी से राहत देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनो। फिर है आपका सोडियम कार्बोनेट जो कि डिश डिटर्जेंट में यूज होता है। एक और बेस है सोडियम हाइपोक्लोराइट जो कि अगेन एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिस हैं। एसिड्स की तरह बेसिस को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन के बेसिस पर देखते हैं। बेसिस दो तरह के हो सकते हैं, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट यानी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे हम बेस, बहुत कम क्वांटिटी अगर लेंगे तो ये डाइल्यूट कहलाएगा। यानी जब सॉल्यूट के कंपैरिजन में सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसको डाइल्यूट कहते हैं। इसी का उल्टा होता है कॉन्सेंट्रेटेड, जब बेस का हाई कॉन्सेंट्रेशन या ज़्यादा क्वांटिटी हो एक्वस सॉल्यूशन में, तब इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बेस। एग्जाम्पल की बात करें तो किसी भी बेस को हम डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड
फॉर्म में बना सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि डाइल्यूट में बेस का जो अमाउंट है या जो उसकी क्वांटिटी है वो कम रहेगी और कॉन्सेंट्रेटेड में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेसिस दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो कहलाएंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे अपने आयंस में एक्वस सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये रिएक्शन देखिए, ये वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, यानी आयंस में टूट जाता है। वीक बेस वो होता है जो कंप्लीटली टूटता नहीं है अपने आयंस में एक्वस सॉल्यूशन में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक होता है इनटू अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, और यहाँ जो हमने ये बनाया है एरो, इसका मतलब ये है कि सारे जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैं वो ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं और कुछ आयंस कंबाइन करके वापस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस यहाँ पर चलती हैं और फाइनल सोल्यूशन में अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी रहता है और आयंस भी रहते हैं। क्या आपने सोचा है कि एसिड्स और बेसिस जो बिल्कुल ऑपोजिट हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं अपने रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज में, जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है टू नोट कि जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, और ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिड्स और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रल कर देते हैं, और जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है। ये एक रिएक्शन हम ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनाता है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यहाँ होता यह है कि H आयन एसिड का और हाइड्रोक्साइड आयन बेस का मिलके बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और जो बचे हुए कैटायन और एनायन हैं ये मिलके बना लेते हैं सॉल्ट। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर भी H एंड OH कंबाइन करेंगे और बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ सल्फेट और पोटेशियम मिलके बना लेंगे सॉल्ट, पोटेशियम सल्फेट। तो इस तरह से होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको सॉल्यूशन दें और पूछें कि ये एसिड है या बेस, ये बताइए या पता लगाइए, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि हम इसमें कोई केमिकल ऐसा ऐड करेंगे जो हमें ये इंडिकेशन दे सके कि ये एसिड है या बेस। तो ऐसे केमिकल्स को इंडिकेटर्स कहते हैं, और इस केस में कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं की। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। सबसे फेमस, सबसे पुराना है लिटमस पेपर। लिटमस जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिचेंस से, इसीलिए इसको नेचुरल इंडिकेटर कहा गया है। ये दो तरह से मिलता है, एक तो ये एक को सोल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है मार्केट में, और एक ये स्ट्रिप्स में के फॉर्म में, यानी पेपर की स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी मिलता है। पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं ब्लू या फिर पिंक, जिसको रेड बोलते हैं। तो एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस है ये रेड लिटमस पेपर डिप करने पर उसको ब्लू में चेंज कर देता है। इसी तरह से जो एक्वस सॉल्यूशन है लिटमस का, अगर हम एसिड में कुछ ड्रॉप्स डालेंगे लिटमस सॉल्यूशन की तो वो रेड कलर देता है, और अगर हम बेस में ऐड करते हैं तो वो ब्लू कलर देता है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंडिकेटर है जो हमारे किचन में मिलता है। सरप्राइज? हाँ, हमारे किचन का एक इंग्रेडिएंट टर्मरिक, हल्दी। जी हाँ, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। और ये हम कैसे यूज करेंगे? टर्मरिक का हम वाटर में घोल के थोड़ा सोल्यूशन सा बनाएंगे और उसमें पेपर डिप करके उसको सुखा लेंगे, और इन टर्मरिक स्ट्रिप्स को अब हम यूज करेंगे। कैसे? टर्मरिक स्ट्रिप पे अगर हम एक दो ड्रॉप बेस डालते हैं, बेसिक सोल्यूशन, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर देता है। यही स्ट्रिप्स अगर एसिड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट की जाएं
तो इनमें कोई कलर चेंज नहीं होता है। इसके अलावा एक और इंडिकेटर है नेचुरल रेड कैबेज लीव्स, यानी रेड कलर की पत्ता गोभी। नॉर्मली ग्रीन कलर की होती है, लेकिन ये रेड कलर की भी पाई जाती है, थोड़ा कम मिलती है मार्केट में। तो रेड कैबेज की पत्ती को पर अगर हम एसिड के कुछ ड्रॉप्स ऐड करें, डालें, तो ये हो जाती है रेड कलर की, और अगर बेस के साथ इसको यूज करें तो ये ग्रीन कलर देती है, और न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ ही ब्लू कलर देती है। इस तरह से हम रेड कैबेज लीव्स को यूज करके भी सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक ये पता कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्लावर्स के पेटल्स, फ्लावर्स जैसे कि हाइड्रेंजिया, चाइना रोज एंड जेरेनियम, इनकी पत्तियों को भी हम यूज कर सकते हैं सेम चीज के लिए। चाइना रोज यानी गुड़हल, हिबिस्कस बहुत ही कॉमन फ्लावर है। हाइड्रेंजिया और जेरेनियम थोड़ा सा मुश्किल से मिलते हैं, इतने कॉमन नहीं हैं। तो गुड़हल की पत्तियों को अगर हम वाटर में डाल के एक इंडिकेटर तैयार करते हैं, तो ये इंडिकेटर एसिड के साथ डार्क पिंक कलर देता है, बेस के साथ ग्रीन कलर देता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ ये कोई कलर चेंज नहीं देता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। What happens to a stain of curry on a white cloth when soap is scrubbed on it? जब किसी white cloth पर किसी करी का स्टेन लग जाता है और उस पर अगर हम सोप अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है टू नोट कि जो स्टेन है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। घर पर आप ट्राई करके देखना। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सोप इज बेसिक इन नेचर। सोप बेसिक है नेचर में, और करी में क्या है ये देखिए फिगर में। करी में है टर्मरिक पाउडर, और हमने ये पढ़ा है कि टर्मरिक पाउडर इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक पाउडर अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो कलर देता है रेडिश ब्राउन। एसिड के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, तो ये एक नेचुरल सा एक छोटा सा रिएक्शन है जिससे हम पता लगा सकते हैं घर में ही कि सोप जो है ये बेसिक है इन नेचर। नाउ वी कम टू केमिकल इंडिकेटर्स। अभी तक हमने बात करी नेचुरल इंडिकेटर्स की, और अब हम बात करेंगे केमिकल इंडिकेटर्स, यानी जो कि केमिकल कंपाउंड्स हैं और जो हमें ये बता सकते हैं कि वेदर अ सॉल्यूशन इज एन एसिड और अ बेस। सबसे कॉमन, सबसे पुराना जो है वो है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन को अगर आप एसिड में ऐड करते हैं, इट रिमेन्स कलरलेस, देयर इज नो चेंज इन द कलर। लेकिन अगर आप बेस में ऐड करते हैं तो इट टर्न्स पिंक इन कलर, राइट। एक और कॉमन सा है जो हमारे लेबोरेटरी में अक्सर मिलता है, एंड इट इज नोन एज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में ऐड करते हैं तो इट गिव्स पिंक कलर और वेरी डार्क ऑरेंज कलर, और जब इसको बेस में ऐड करते हैं तो इट गिव्स येलो कलर। इसके अलावा एक और तरह का इंडिकेटर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। आई एम वेरी श्योर आपने कभी इसका नाम नहीं सुना होगा, और यह है भी कुछ अलग। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपने ओडर चेंजेस से ये इंडिकेट करते हैं कि वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और इट इज अ बेस। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अनियन। यस, अनियन जो हमें घर में मिलती है, जो हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग, इट इज अ वेरी गुड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सेकेंड है आपका वनीला, वनीला एसेंस के फॉर्म में जो घरों में अगेन मिलता है, एंड क्लोव्स यानी लौंग। तो कैसे करते हैं इसको? अगर हम एक कपड़े की स्ट्रिप को अनियन से ट्रीट करके रखें और उसको अगर हम डिप कर दें एक बेसिक सॉल्यूशन में, तो क्या होता है? इसकी स्मेल गायब हो जाती है। द स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड एट ऑल। ठीक है, तो ये पता चल गया हमें कि ये बेस है। लेकिन सेम रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करते हैं तो देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल, इट डज नॉट रिएक्ट, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि बेसिक सोल्यूशन है तो स्मेल गायब हो जाएगी, इट विल डिसअपियर।
सिमिलरली विथ वनीला एसेंस, वनीला एसेंस की बहुत टिपिकल सी स्मेल होती है, बहुत टिपिकल सी। अगर बेसिक सोल्यूशन में हम वनीला एसेंस को थोड़ा सा ऐड करें तो स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी, स्मेल गायब हो जाएगी। एंड विथ एसिड अगेन कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक और इट इज बेसिक इन नेचर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, एंड द क्वेश्चन इज what happens when few drops of dilute HCl solution and few drops of sodium hydroxide solution are added to 2 cloth strips treated with onion smell. This means कि अनियन स्मेल से ट्रीट किए गए 2 क्लॉथ स्ट्रिप अगर हम लें और एक पर फ्यू ड्रॉप्स डालें डाइल्यूट HCl का और दूसरे पर हम ऐड करें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं अनियन एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हैं? जो अपनी स्मेल से ये इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो क्योंकि अनियन की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, जब इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस से ट्रीट करते हैं तो इसकी स्मेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी यू कैन नॉट डिटेक्ट द स्मेल एनी मोर। और एसिड के साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिप पे आपने बेस डाला है और किस स्ट्रिप पर आपने एसिड डाला है, राइट। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। एसिड्स जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बेसिकली रिएक्शन इस तरह से होता है कि जो ये मेटल है जैसे कि जिंक, ये एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस ये इवॉल्व हो जाती है और यहाँ बन जाता है कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, जैसे कि इस केस में बन गया है जिंक सल्फेट। ठीक, इस रिएक्शन को प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें लेंगे हम 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और इसमें कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स ऐड करेंगे और कुछ ऑब्जर्व करेंगे। थोड़ी देर में हम ऑब्जर्व करेंगे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बबल आउट होगी। एक्चुअली हमें दिखाई देगा कि कोई गैस जो है वो बबल उसके आ रहे हैं जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेस के ऊपर, और ये जो बबल्स हैं हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस के ही होने चाहिए। अब इस गैस को हम सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि सोप सॉल्यूशन में कुछ बबल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक, देखिए ये पूरा सेटअप है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। ये आप टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस बल्ब है, इसके अंदर हम HCl के साथ जिंक ग्रैन्यूल्स को ट्रीट करते हैं। हाइड्रोजन गैस के बबल्स ये आपको दिख रहे हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। इसे हम पास करते हैं एक ट्यूब के थ्रू सोप सॉल्यूशन में, और सोप के थ्रू हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल के फॉर्म में इससे इवॉल्व करती है। ये कंफर्म करने के लिए कि ये हाइड्रोजन गैस है, हम क्या करेंगे, एक कैंडल लेकर आएंगे इन बबल्स के पास के माउथ पे, एंड वी विल ऑब्जर्व कि दिस गैस विल बर्न विद अ पॉप अप साउंड, कंफर्मिंग कि ये जो गैस इवॉल्व हुई है ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये जो एक्टिविटी है ये प्रूफ करती है या कंफर्म करती है कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ये है कि अगर इस एक्टिविटी में हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्लेस करते हैं विथ HCl या HNO3 और एसिटिक एसिड, तब भी क्या रिएक्शन सेम रहेगा, ऑब्जर्वेशन सेम रहेगा? द आंसर इज येस। सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्लेस करने के बाद भी रिएक्शन वही होगा कि मेटल जो है वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व कर देगा। चलिए देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं।
तो सभी मेटल कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिनको बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं, जब रिएक्ट करते हैं विद एसिड्स तो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। और इस जनरल रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड और गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस रिएक्शन के लिए भी एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब ए में हम ऐड करेंगे 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एंड टेस्ट ट्यूब बी में ऐड करेंगे 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब 2 ml डाइल्यूट HCl दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में ऐड करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट, जो कि है सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। अब सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक बेसिक सॉल्ट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, इसलिए देखा जाए तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये देखिए रिएक्शन, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, दिस इज HCl, रिएक्ट करके इसने बनाया कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई। सिमिलर रिएक्शन अकर्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब नेक्स्ट स्टेप में जो गैस यहाँ इवॉल्व हुई है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, उसे हम पास करेंगे थ्रू लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि लाइम वाटर के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं या उसको बबल करते हैं तो ये मिल्की हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की, और उसके बाद एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। और ये ऑब्जर्वेशन कंफर्म करता है कि जो गैस इवॉल्व हुई है इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब पॉइंट ये है कि यही कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम एक्सेस में पास करते हैं तो क्या होना चाहिए? ये भी हमने पहले पढ़ रखा है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एक्सेस में पास करते हैं तो सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है ना। और ये है इसकी रिएक्शन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, डिटीरियोरेशन ऑफ ताज महल। एज वी नो ताज महल इज मेड ऑफ limestone and limestone is basically कैल्शियम कार्बोनेट। बेसिकली ये मार्बल का बना हुआ है और मार्बल जो है वो केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट है। जब एसिड रेन इस पर गिरती है, नाउ व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन वो रेन है जिसका pH लगभग 2.6 से 3 होता है, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड्स और नाइट्रिक एसिड्स डिजॉल्व रहते हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट पर एसिड रेन गिरती है तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं विद कैल्शियम कार्बोनेट और बनाते हैं कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट। ये रिजल्ट करता है मार्बल के डिटीरियोरेशन में, और इसीलिए मार्बल का जो कलर है वो वाइट की बजाय येलो या ब्राउनिश हो गया है। और इस तरह से इसकी हम रिएक्शन लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से तो बनता है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और यही रीज़न है ताजमहल के डिटीरियोरेशन का। हमने पहले पढ़ा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। चलिए अब एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो इस रिएक्शन को दिखाता है। और इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में सिर्फ 2 ml NaOH सोल्यूशन लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स फिनोल्फथलीन इंडिकेटर का ऐड करेंगे। और हम क्या देखेंगे कि सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाता है। वाई? क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कोई भी बेस जो है वो फिनोल्फथलीन के साथ पिंक कलर देता है, इसलिए ये पिंक कलर देगा। अब हम क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, और अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे
कि ये धीरे धीरे जो है, भाई बेसिकली सीधी सी बात यह है कि हमने HCl ऐड कर रहे हैं हम बेस में, तो बेसिकली हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, है ना। तो HCl जब हम ऐड करेंगे तो वो NaOH को न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा और ये जो कलर है ये धीरे धीरे पिंक कलर फेड होने लग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वैसे ही डाइल्यूट HCl एक्सेस में हो जाएगा और तब ये पूरी तरीके से कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि फिनोल्फथलीन एसिड के साथ कलरलेस जो है वो सोल्यूशन देता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसी सोल्यूशन में फिर से थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे। और अब हम क्या देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही हम ऐड करेंगे और जैसे ये सोल्यूशन थोड़ा बेसिक साइड पर आएगा, वैसे ही ये पिंक कलर वापस रीअपियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन है अ स्टूडेंट ड्रॉप्ड few pieces of marble in dilute HCl contained in a test tube. The evolved gas was passed through lime water. अब इसमें से पहला क्वेश्चन बन रहा है what change would be observed in lime water. ठीक, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl सोल्यूशन लिया और उसमें उसने कुछ मार्बल के पीसेस ड्रॉप कर दिए और जो भी गैस इवॉल्व हुई उसे लाइम वाटर के थ्रू पास किया, तो रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं मार्बल क्या है, वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक। और हम ये जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट्स जब भी रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट बनता है, ठीक। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हुई है, इसको हमने लाइम वाटर के थ्रू पास किया है, तो ये मिल्की टर्न हो जाता है, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। फिर सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव चेंज। और रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर जो है फॉर्म होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं बल्कि इनडायरेक्ट होते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, राइट। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में एक बीकर में हम थोड़ा सा लेंगे कॉपर ऑक्साइड और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट HCl को धीरे धीरे ऐड करेंगे और स्टर करते जाएंगे, ग्लास रॉड से मिक्स करते जाएंगे। क्या रिएक्शन होगा, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड को क्या होगा, ठीक। हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है एंड कॉपर ऑक्साइड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। तो सवाल ये है कि ब्लू ग्रीन कलर कहाँ से आया। ये कलर आया कॉपर क्लोराइड से। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हुआ एसिड में, यहाँ कॉपर क्लोराइड बना इस रिएक्शन में और इसलिए हमें कलर मिला ब्लू ग्रीन कलर, ठीक। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो अभी अभी हमने एक्टिविटी की है, ये एक्टिविटी क्या है, ये रिएक्शन है ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एन एसिड, ये इसका एग्जाम्पल है बेसिकली। तो हमने क्या देखा कि मेटल ऑक्साइड ने जब एसिड से रिएक्ट करा तो हमें मिला सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स CuCl2, ठीक। क्या है ये, कॉपर 2 क्लोराइड लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना, कॉपर 2 क्लोराइड क्यों लिखा है, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है, देयरफॉर ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, प्लस वाटर यहाँ पर बना है। यहाँ पर फिर से एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन है कि why curd and sour substances should not be kept in brass and copper vessels। खट्टी चीज़ों को पीतल या तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए और इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि खट्टी चीज़ें यानी कि कर्ड और अदर सार सब्सटेंसेस, इनमें एसिड होता है, ठीक है। और ब्रास और कॉपर क्या है,
ये मेटल्स हैं, तो जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और ये हार्मफुल सॉल्ट्स बना लेगा, और इस तरह से जो फूड आपने इसमें रखा है उसे ये ख़राब कर देगा। और ये ख़राब यानी स्पॉइल फूड को फिर हम खाना जो है या उसको कंज्यूम करना जो है वो हार्मफुल हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक, पहले के ज़माने में क्या होता था, ब्रास और कॉपर के यूटेंसिल्स में खाना बनाया जाता था, फूड कुक किया जाता था। बाद में जब ये पता चला तो उस पर टिन की एक कोटिंग की जाने लगी। आजकल स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं जिनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता है, राइट। यहाँ पर फिर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ये है कि वाई दीज सार सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। क्यों ये सार सब्सटेंसेस इन वेसल्स को, कॉपर एंड ब्रास वेसल्स को क्लीन करने में इफेक्टिव हैं। आप देखना, ये बहुत ही घरों में देखे जाने वाला बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। घर में आप देखना कि जो भी कॉपर वेसल्स जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनका सरफेस थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, इसे क्लीन करने के लिए लेमन या टेमरिन जूस यूज़ किया जाता है। ठीक, ऐसा क्यों है, क्योंकि टेमरिन जूस या लेमन दोनों एसिडिक है नेचर में, और जब भी एसिड इस ऑक्सीडाइज कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, और सॉल्ट और वाटर बन जाएगा वो से हम रिमूव कर देंगे, क्लीन कर देंगे वाटर से, और कॉपर वेसल जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो ऑक्सीडाइज्ड कॉपर की लेयर बन गई थी वो अब रिमूव हो चुकी है। तो अगेन ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो हमने अभी पढ़ा है उसी पर बेस्ड है। एसिड की एक और प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम फिर से एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक, इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ सॉल्यूशंस लेंगे अलग अलग बीकर में। एक में हम लेंगे ग्लूकोज, एक में अल्कोहल, एक में हम ले लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक में हम ले लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब क्या करेंगे, एक कॉर्क पे 2 नेल्स को फिक्स करेंगे और इसे 100 ml बीकर में प्लेस करेंगे। दोनों ही नेल्स को हम कनेक्ट करेंगे 6 वॉट बैटरी से थ्रू अ बल्ब और एक स्विच, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। देखिए, ये बीकर है, ये आपका कॉर्क है, इसमें 2 नेल्स हैं, और इन्हें हमने कनेक्ट किया है बल्ब, बैटरी और स्विच से, और ये सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक, अब थोड़ा सा डाइल्यूट HCl हम बीकर में लेंगे और स्विच करेंगे, स्विच ऑन करेंगे करंट को, और देखेंगे कि रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि ये जो बल्ब हमने लगाया है इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। भाई ऐसा क्यों हुआ, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है सोल्यूशन के थ्रू, तो ऐसा क्यों हुआ है। सेम एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस जो हमने शुरू में लिए थे। ठीक, जब हम सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर परफॉर्म करेंगे विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल, तो हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बल्ब सभी केसेस में ग्लो होता है, बिल्कुल नहीं, इस केस में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर HCl ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस, क्योंकि HCl यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है और अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और यही पहली कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, प्रेजेंस ऑफ आयंस, और इसीलिए यहाँ पर बल्ब ग्लो होता है। ऑन द अदर हैंड ग्लूकोज सोल्यूशन डिसोसिएट नहीं होता इनटू इट्स आयंस, देयरफॉर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। कंक्लूजन ये है कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, लेकिन सभी कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन है उन्हें एसिड्स नहीं कहा जा सकता है। दिस इज द रीजन कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड्स नहीं है। हमने एसिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, और हम इन दी एंड इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एसिड की जितनी भी एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं इसके लिए H आयन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि वो सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है और प्रोड्यूस करता है H आयंस। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं, चाहे वो एसिड का रिएक्शन हो विथ मेटल्स, या रिएक्शन हो विथ मेटल कार्बोनेट्स, या उसकी प्रॉपर्टी हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की,
ये सभी प्रॉपर्टीज H आयंस की वजह से ही हैं, राइट? इस सॉल्यूशन के बाकी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सेकेंड वीडियो में। ओके, थैंक यू।